गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मेरा जो ट्रांसफार्मर होता है वो नो लोड पर किस तरीके से काम करता है और नो लोड पर उसका जो फेजर डायग्राम बनता है वो किस तरीके से बनता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें कि ट्रांसफार्मर जो मेरा नो लोड पर किस तरीके से काम करेगा, मैं आपको पहले इसके थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं कि नो लोड पर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली नो लोड पर क्या होगा, नो लोड का मतलब क्या होता है कि जो मेरा सेकेंडरी साइड है या आउटपुट साइड है वहाँ पर कोई भी लोड नहीं लगा है और वो ओपन है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है फिगर में। ओके, तो जब ओपन होगा तो उस समय सेकेंड ओपन सर्किट में करंट तो ज़ीरो होता है, तो मेरा I2 यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अब I2 ज़ीरो है तो मेरा जो ये I1 डैश है ये भी ज़ीरो होगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है I1 अपॉन I2 बराबर N2 अपॉन N1 जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसका N1। तो अगर यहाँ से मैं I1 की वैल्यू निकालूँ, जैसे मैं यहाँ पे I1 डैश लेके चल रहा हूँ, तो चलिए यहाँ पे I1 डैश, तो ये हो जाएगा I2 N2 अपॉन N1। अब मेरा ये ज़ीरो है तो I1 डैश भी मेरा ज़ीरो होगा, तो उस तरीके से यहाँ पर भी ज़ीरो करंट हो गया। ओके, बट मेरी ट्रांसफार्मर जो है कुछ तो करंट ले रही है, तो वो करंट जो ले रही है वो सिर्फ एक्साइटिंग करंट होती है, जो कि यहाँ पे आई से मैंने दिखाया हुआ है। आई इज इक्वल टू एक्साइटिंग करंट मीन्स ये जो होती है एक्साइटिंग करंट, ये टोटल मतलब रेटेड करंट का 2 से 5% होती है। रेटेड करंट का 2 से 5 ही परसेंट होती है ये मेरा, और ये एक्साइटिंग करंट है। और इसकी ये एक्साइटिंग करंट फ्लो क्यों हो रही है, जैसे क्या होता है कि जो मेरी जो मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल जो यहाँ पे कोर मैंने यूज़ किया हुआ है, इसका कुछ रिएक्टेंस होता है और इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होते हैं। तो इस कोर मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो करंट की नीड होती है वो मेरा आई ही प्रोवाइड कराएगा। और इस मैग्नेटिक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पे कुछ लॉस भी होंगे, तो उस लॉस को कंपनसेट कराने के लिए भी करंट मेरा मतलब आई जो है वो एक और करंट देता है। मीन्स मेरे जो आई होते हैं ये इसके जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, एक मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, एक वर्किंग करंट होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट इस कोर मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए काम आता है, और जो वर्किंग करंट होता है इसके अंदर जो लॉसेस होते हैं उस लॉसेस को कंपनसेट कराने के लिए काम आता है, ताकि मेरा ट्रांसफार्मर नो लोड पे जिस तरीके से उसको परफॉर्म करना है वो उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो यही इतना होता है बेसिक, ट्रांसफार्मर नो लोड पे किस तरीके से ऑपरेशन करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फेज़र डायग्राम के बारे में कि इसका फेज़र डायग्राम कैसे बनेगा। तो फेज़र डायग्राम बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसे जो हम ट्रांसफार्मर में अपना हम जो फ्लक्स लेके चलते हैं, फ्लक्स मेरा होता है φm sin ओमेगा t। ओके, ये होता है। अब इस फ्लक्स के कारण जो मेरी EMF इंड्यूस होती है वो N/φ/dt होती है। अगर मैं इसको वैल्यू इसका निकालूँ तो E इक्वल टू मेरा हो जाएगा N/φm ओमेगा कॉस ओमेगा t। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ N/φm ओमेगा साइन 90 प्लस ओमेगा t। तो आप देख रहे होंगे इधर फ्लक्स में और इसमें फ्लक्स में और EMF में 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। मीन्स मेरा जो EMF है या इंड्यूस वोल्टेज है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब ये प्लस 90 है तो ये लीड कर रहा है। यानी जो मैं इसका फेज़र बनेगा, ये मान लीजिए मेरा फ्लक्स है तो जो मेरा E1 डेवलप हुआ वो यहाँ पे वो इस तरीके से है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके, और जो मेरा E2 डेवलप होगा, अगर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लूँ तो E2 भी इसी में कहीं इसी फेज़ में होगा, क्योंकि मैंने डॉट कन्वेंशन मेरा दोनों हायर पोलरिटी पे था। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। अब बात करते हैं कि जो मेरी करंट आएगी वो कहाँ आएगी। तो एक्साइटिंग करंट जो होती है ये मेरी हाईली लैगिंग करंट होती है। क्यों हाईली लैगिंग करंट होती है? क्योंकि इसमें जो हम जब इसका एंगल निकालते हैं tan इनवर्स करके फाई बराबर, इसका जब एंगल निकालते हैं तो इसमें जो कि ये पैरेलल में लगे होते हैं, तो पैरेलल में जब निकालते हैं तो हमारा ऊपर रेजिस्टेंस आता है और नीचे एक्सएम आता है। ओके, पैरेलल के कॉम्बिनेशन में। ओके, तो हमारा जो कोर मटेरियल होता है हम उसको हाईली रेजिस्टिव बनाते हैं ताकि जो मेरी एडी करंट लॉस हो वो कम हो। तो हाईली रेजिस्टिव होने के कारण जो होती है इसमें हाईली रेजिस्टिव मतलब ये वैल्यू अगर ज़्यादा तो इसका एंगल भी बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब जब एंगल ज़्यादा हुआ तो मीन्स
ये जो मेरी करंट हुई वो 70 से 90 डिग्री के बीच में होती है, इतनी हाईली लैगिंग करंट होती है ये। तो इतना हाईली लैगिंग करंट होने के कारण इसका जो पावर फैक्टर आपको मिलेगा, जब आप नो लोड पे आप पावर फैक्टर निकालेंगे मशीन मतलब आपको मेरे ट्रांसफार्मर का, तो आपको लेस देन मिलेगा 0.5 से, मतलब 0.5 से कम ही होगा, 0.2 मिल जाएगा या 0.35 ऐसे कुछ, इतना मैक्सिमम केसेस में आपको मिलेगा। ओके, तो ये जो मेरी करंट होती है एक्साइटिंग करंट, ये हाईली लैगिंग करंट होती है। ये मेरा फाई एंगल हो गया। ओके, तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि मेरी जो आई होती है इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट इसका मैग्नेटाइजिंग जो होता है, इसको मैग्नेटाइज करने के लिए, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है इसके लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए। अब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होता है वो फ्लक्स के थ्रू ही आएगा। मीन्स अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूंगा तो ये जो मेरा कंपोनेंट निकल के आएगा आई एम बराबर आई साइन फाई, ये एंगल। ओके, ये मेरा आई एम हो गया। अब अगर मैं बात करूँ जो मेरी वर्किंग करंट आ रही है आई डब्ल्यू जो है आई कॉस थीटा, और मैं इसको वर्किंग करंट इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी जो करंट होती है वो अगर जिस वोल्टेज के फेज़ में है तो वहाँ पे हमेशा आपको एक्टिव पावर मिलेगी, और एक्टिव पावर जो होता है वो रेजिस्टेंस में जाता है। तो जो मेरी यहाँ पे लॉस हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस हो रहा है, तो वो वर्किंग करंट ही है। तो इसलिए मैं इसको वर्किंग करंट बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट के फेज़ में ही होगा, मतलब इसी फेज़ में। तो यहाँ पे जो मेरी निकल के आएगी वो आई कॉस थीटा निकल के आएगी। ओके, और अगर आपको एक्साइटिंग करंट अगर सिर्फ निकालना हो, मतलब ये लेंथ अगर आपको निकालना हो, तो आप दोनों करंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हो जाएगा IM² प्लस IW²। कहीं कहीं जगह पे आपको ये डिनोटिंग आपको ये म्यू में भी मिल सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैं एक्साइटिंग करंट निकालता हूँ, और ये मेरा फेज़र डायग्राम बनेगा। आपको कहीं कहीं बुक में ये जो E2 है आपको ये इस यहाँ नीचे की डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पोलैरिटी होती है वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में उसने पोलैरिटी ले रखी होती है, इसलिए वहाँ पे ये E2 को नीचे दिखा रहा होता है। ओके, तो यही होता है बेसिक ट्रांसफार्मर का फेज़र डायग्राम एट नो लोड कंडीशन पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।